नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। इससे पहले आपके 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो आपका ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर या जनवरी महीने में होने वाला है। उन सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले जो आपके 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, यदि आपने पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होने वाला है। ठीक इसी प्रकार से आपका एग्जाम 21 से 24 दिसंबर के बीच होने वाला है। तो आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं और साथ ही साथ आपके लिए स्पेशल मैराथन क्लास भी आएगी। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए डेली स्पेशल क्वेश्चन आते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। और इससे पहले आपको क्या करना है, जब आप इस वीडियो को देख लेंगे उसके बाद आपके लिए स्पेशल मैराथन क्लास है। आप वीडियो सेक्शन में जाएंगे और वहां पर आप पॉपुलर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक मैराथन क्लास मिलेगी 600 क्वेश्चन की, एक मिलेगी 500 क्वेश्चन की और एक मिलेगी 1100 क्वेश्चन की। आपको धीरे धीरे करके इन मैराथन क्लास को कवर कर लेना है और एक मैराथन मिलेगी आपको 1000 क्वेश्चन की, जो आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो आपको उन मैराथन क्लास को जरूर देख लेना है, क्योंकि उन मैराथन क्लास में आपके सारे चैप्टरों को बहुत अच्छी तरीके से कराया गया है। तो आप उन मैराथन क्लास को जब तक कंप्लीट कर लीजिए और आपके लिए स्पेशल मैराथन क्लास आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले जो हमारी पिछली क्लास का क्लास नंबर 7 का जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसको कवर करते हैं। तो जो आपका होमवर्क का क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का अर्थ क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, आखिर उसमें जो IaaS होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट ने कमेंट किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो आपसे सिर्फ इतना कहा जाता है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और कमेंट करने से आप क्या होगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। कमेंट जरूर करना है। तो पूछा गया था क्वेश्चन में IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। याद रखेंगे IaaS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IaaS का फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर 1, डेली आपके लिए यहाँ पर 40 क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है, आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो यहाँ पर आपकी 2 शॉर्टकट कुंजी होती हैं। एक होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी और दूसरी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसका आंसर होगा सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है उसका प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट करने के लिए। और जो आपसे पूछ सकता है सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का। सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सब स्क्रिप्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। दोनों को याद रखेंगे। सुपर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का, और सब स्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम होता है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं है पता, मेरे आंसर बताने के बाद आप उसको जरूर बताइए, क्योंकि आपको ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप कमेंट करने से सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो फायरवॉल होता है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य होता है अनऑथराइज एक्सेस को रोकना। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का कार्य किसका होता है, तो अनऑथराइज एक्सेस को रोकने का कार्य होता है वो होता है फायरवॉल का। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कितनी फ्री स्टोरेज मिलती है। जो डिजी लॉकर होता है, जैसे आपने ट्रिपल सी का फॉर्म भराया होगा, जब आपने ट्रिपल सी फॉर्म भराया होगा तब आपको वहां पर एक ABC ID बनी होगी जिसको अपारा ID के नाम से जाना जाता है। तो पूछा गया है डिजी लॉकर में उपयोगकर्ता को कितनी फ्री स्टोरेज दी जाती है, तो वो दी जाती है आपको 2 GB की। याद रखेंगे, जो आपके डिजी लॉकर ऐप होता है उसमें उपयोगकर्ता को कितनी स्टोरेज दी जाती है, तो वो दी जाती है 2 GB की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग किसके लिए होता है। जो आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है, आखिर उसमें जो आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है उसका प्रयोग होता है सेल वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए। सेल की वैल्यू, जो आपके सेल होते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके रो होते हैं, कॉलम होते हैं, रो और कॉलम से मिलाकर सेल का निर्माण होता है। तो आंसर होगा आपका सेल वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है IPv6 एड्रेस की कुल लंबाई कितनी होती है। जो आपका एड्रेस
IPv6 होता है इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। आखिर इसकी कुल लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 128 बिट की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। IPv6 की फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 128 बिट की होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है KYC में KYC का फुल फॉर्म क्या है। अब जब आप खाता बैंक में आपका खाता होता है और आप काफ़ी दिनों तक 6 महीने से अधिक तक आप लेन देन नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं आपका खाता बंद हो गया है। तो आप वहाँ क्या करते हैं, वो कहते हैं KYC करा लीजिए। तो आखिर KYC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। और जो OTP होता है, OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो OTP का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आपका स्लाइड ट्रांजिशन होता है और एनिमेशन होता है, आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है और एनिमेशन होता है, इन दोनों में अंतर ये होता है ट्रांजिशन पूरी स्लाइड पर काम करता है और एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर। मतलब क्या है, जो आपका ट्रांजिशन हो, जैसे आपने स्लाइड बनाई, 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड और टोटल 5 स्लाइड। आपने 5 स्लाइड बनाई और इसके अंदर आपने कुछ भी लिख दिया। तो जैसे आपने कुछ अंदर मान लेते कुछ भी लिखा या कोई भी बॉक्स बना दिया, जो ट्रांजिशन लगेगा वो कहाँ लगेगा, तो ट्रांजिशन लगेगा वो हमारे स्लाइड पर लगेगा। ट्रांजिशन सारी स्लाइड पर लगेगा। और यदि कहेंगे एनिमेशन, तो एनिमेशन जो हमने स्लाइड के अंदर जो भी बनाया है, स्लाइड के अंदर क्या लगता है, तो स्लाइड के अंदर एनिमेशन लगता है, जबकि स्लाइड पर क्या लगता है, स्लाइड पर लगता है ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत नेट प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भारत नेट प्रोजेक्ट का उद्देश्य होता है सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना। सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का कार्य किसका है, तो वो है आपका भारत नेट का। याद रखेंगे, सभी गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने का कार्य भारत नेट प्रोजेक्ट का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन करंट, डेट और टाइम दोनों देता है। आपसे पूछ सकता है करंट डेट के लिए कौन सा फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है जो करंट डेट देता है। तो करंट डेट देता है वो होता है आपका टुडे फंक्शन। यदि आपसे पूछे करंट डेट, तो वो होता है टुडे फंक्शन। और जो डेट के साथ साथ टाइम ही पूछे, तो डेट के साथ साथ टाइम ही पूछे, तो वो होता है आपका नाउ फंक्शन। याद रखेंगे, आपसे सीधे सीधे पूछ सकता है कि यदि आप वर्तमान डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं फॉर्मूले की मदद से, तो वो फॉर्मूला होता है आपका टुडे। और यदि आपसे पूछे कि वर्तमान डेट के साथ साथ वर्तमान समय भी आपको इंसर्ट करना है या लाना है, उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो वो होता है आपका नाउ फार्मूला। नाउ फार्मूला मतलब होता है अभी, और डेट टुडे मतलब होता है आज। या ऐसे याद रखेंगे, टुडे मतलब आज, आज की तारीख, और नाउ मतलब अभी, आज की तारीख और अभी का समय। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में फार्मिंग अटैक क्या होता है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है, आखिर उसमें जो फार्मिंग अटैक होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे यूजर को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना है। जैसे अपन लोग यूजर होते हैं, उनको क्या करते हैं फेक वेबसाइट पर, जैसे कोई वेबसाइट आपको सर्च कर रहे हैं तो आपको क्या करें, जो ओरिजिनल वेबसाइट है उसको छुपा कर आपको फेक वेबसाइट की तरह रीडायरेक्ट करेगा कि जी वेबसाइट नहीं है, आप इस वेबसाइट की तरफ जाइए, जहाँ से आपका डेटा हैक हो सकता है या आपका मोबाइल पूरा हैक हो सकता है। वेबसाइट आपसे गलत डेटा से आपका, जैसे आप कहीं लॉगिन कर रहे हैं तो आपको गलत वेबसाइट पर भेज देगा, वहाँ से आपका डेटा चोरी हो सकता है। तो इस प्रकार से होता है जो फार्मिंग अटैक होता है, ये यूजर को फेक वेबसाइट पर पहुँचाने का कार्य क्या कहलाता है, तो वो आपका फार्मिंग कहलाता है। और ये आपका साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए अपने सभी ग्रुप्स में। पूछा गया है ई लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ क्या। जो ई लर्निंग है उसका सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो ई लर्निंग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप घर बैठे यह मेरा वीडियो देख रहे हैं, कोई भी वीडियो देख पा रहे हैं, आप घर बैठे सुकून से पढ़ पा रहे होंगे, आपको मेरे तक आने की जरूरत नहीं हो रही है, आप घर में अपनी रजाई के अंदर बैठकर आराम से पढ़ पा रहे होंगे। यदि आप ऑफलाइन पढ़ते तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आप कहीं कोचिंग जाते हैं, आपका समय लगता और आपको शायद घर से बाहर भी निकलना पड़ता क्योंकि कोचिंग आपके घर में नहीं होती। लेकिन आप जो ई लर्निंग होता है, इसे आपकी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, आप यूट्यूब पर किसी भी पढ़ाई पढ़ सकते हैं। आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जो यूट्यूब पर बहुत अच्छा फ्री में पढ़ाते हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस यदि आपका पढ़ाई में फोकस हो तो आपको यूट्यूब पर सारा कुछ फ्री में मिलने वाला है। आप रिचार्ज कराते हैं, यदि आप पढ़ने में लगाना है तो यकीन मानिए आप यूट्यूब से बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। किताबें तो आपके पास है ही, और यूट्यूब पर आपको बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेट के साथ साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो आपको फ्री में सारा कंटेंट देते हैं। तो होता है ई लर्निंग, इसका सबसे अच्छा लाभ होता है फ्लेक्सिबल। आप किसी भी प्रकार
किसी भी लोकेशन पर और किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि जैसे आप मेरी क्लास अभी सुबह टाइम चलती है, शाम टाइम चलती है, क्लास सुबह चलती है, तो ये नहीं कि आपने यदि क्लास 9 बजे नहीं ली और शाम को 6 बजे नहीं ली तो आपको ये क्लास दोबारा नहीं मिलेगी। जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, यदि आपको घर में शादी या कोई काम है तो आपकी वो क्लास मिस हो जाती है। लेकिन आप ई लर्निंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो आपने यदि इस समय पर क्लास नहीं देखी तो आप इसको आज नहीं कल देख सकते हैं, कल नहीं परसों देख सकते हैं। ये आप किसके माध्यम से देख पा रहे होंगे? तो ये आपके ई लर्निंग के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ये आपकी ऑनलाइन शिक्षा का एक माध्यम होता है। तो यार कहने का मतलब आपको कहीं भी देख सकते हैं। जैसे आप रात में कहीं सो रहे हैं, आपको सो रहे नींद नहीं आ रही तो आप क्लास को देख सकते हैं मतलब कहने का आप इसको कहीं से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया तो आपका ई लर्निंग मतलब कहाँ समझ में आया? ये आपकी शिक्षा से संबंधित है। और पूछा गया है अगले क्वेश्चन में, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो रूलर होता है इसका प्रयोग क्या होता है? तो जो रूलर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका हॉरिजेंटल रूलर और दूसरा होता है वर्टिकल। आपने देखा होगा जैसे आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें आपका ये पेज होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर आपका ये क्या है, जैसे हमने यहाँ पेज बना दिया तो आप देखेंगे एक जो रूलर होता है वो हमारे यहाँ होता है और दूसरा रूलर यहाँ पर होता है। तो ये होते हैं दो प्रकार के। इनका काम होता है कि जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के इंडेंटेशन को आप देखेंगे कि स्पेस देखिए यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो कहाँ से लिखेगा, थोड़ा अंदर से लिखेगा, ऊपर से भी स्पेस छोड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं जी हमारा पेज है तो हमारा टेक्स्ट यहाँ से लिखना शुरू होता है, ऊपर का स्पेस छूटा होता है, नीचे का स्पेस छूटा होता है। तो वो होता है इंडेंटेशन किसके माध्यम से होता है? तो रूलर के माध्यम से होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉरिजेंटल जो आपका लेटा हुआ होता है और जब खड़ा हुआ होता है वो होता है वर्टिकल रूलर। रूलर याद रखेंगे, रूलर होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही। पैराग्राफ इंडेंट को और टैब सेट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रूलर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इंटरनेट में डीएनएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीएनएस कार्य होता है आईपी एड्रेस को डोमेन में मैपिंग करने का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो का सीएससी होता है, सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीएससी का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। और इसमें जो आपका BLE होता है, जो BLE होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो BLE का फुल फॉर्म होता है विलेज लेवल एंटरप्रीनियर, इसका फुल फॉर्म होता है BLE का। और CSC का फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे, CSC का फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फ्रीज पेंस होता है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है उसमें जो फ्रीज पेंस होता है इसका मतलब होता है, जैसे आप देखेंगे जानते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में बहुत सारे कॉलम होते हैं और बहुत सारी रो होती है। जैसे कि जो रो होती हैं वर्तमान में वो होती हैं 16,300, सॉरी जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384 और रो होती हैं 10,48,576। याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो रो होती हैं वो होती हैं 10,48,576 और जो कॉलम होते हैं वो होते हैं 16,384। अंतिम कॉलम पूछे तो क्या होता है? अंतिम कॉलम होता है आपका XFD, जो आपकी संख्या में देखेंगे तो 16,384 अंतिम कॉलम होता है। रो और कॉलम से मिलाकर एक सेल का निर्माण होता है और जो सेल होती हैं वो हमारे रो और कॉलम से मिलकर बनती है। तो जो रो और कॉलम से मिलकर हमारी सेल बनती है, आखिर इसका एड्रेस किस प्रकार होता है? तो पहले हमारा कॉलम आता है, जैसे कि कॉलम हमारा A हो गया और रो हमारी 5 हो गई तो एड्रेस क्या बनेगा? A5। जैसे कॉलम हमारा H हो गया तो 8वां आपका कॉलम हो गया H और 5वीं रो तो H5 उसका एड्रेस होगा। तो यार आप एड्रेस कैसे बताएंगे? पहले कॉलम का नाम बताएंगे और उसके बाद आप रो का नाम बताएंगे, ये होता है एड्रेस। तो इस फ्रीज पेंस का मतलब क्या होता है? तो फ्रीज पेंस का मतलब होता है जैसे आप देखेंगे जो आपकी पहली रो मान लेते हैं आपकी पहली रो है और आप जैसे 100वीं रो पर जाते हैं तो क्या आपको ये पहली रो दिखेगी? आप 100वीं रो पर जाते हैं तो आपको पहली रो दिखेगी? आप कहीं नहीं दिखेगी। यदि हम इस रो को फ्रीज कर देंगे, फ्रीज मतलब होता है स्थिर कर देना, किसी चीज़ को स्थिर कर देना कि यदि हम चाहें 10,48,576 भी रो पर चले जाए लेकिन जो पहली रो है हमारी वो दिखती रहेगी। तो यही इसका आंसर होगा कि रो या कॉलम को स्थिर करने के लिए स्क्रॉल करने पर रो और कॉलम स्थिर हो जाए। मतलब जब आप स्क्रॉल करेंगे इसको जैसे ऊपर कर देंगे तो जो हमारी पहली रो है वो हमारी हमेशा दिखती रहेगी। जैसे हमारा पहला कॉलम हमने इसको फ्रीज कर दिया, स्थिर कर दिया, जैसे हम कहते हैं इसको हमने एक पुतला बना दिया, कोई भी आते जाएगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा, सारे इसके अंदर जाते आएंगे। तो ये होता है आपका एक प्रकार से स्थिर हो जाता है, जो आपकी एक प्रकार की दीवार हो जाती है, आप उसको कहते हैं फ्रीज पेंस। तो आप इस रो कॉलम को स्थिर कर सकते हैं। आप अपने काम में जैसे कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको रो कॉलम को स्थिर कर सकते हैं, वो होता है आपका फ्रीज पेंस। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और उसको एक 76 यहाँ पे लिखा हुआ है। पूछा गया है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो ई गवर्नेंस होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है ट्रांसपेरेंट, फास्ट और एफिशिएंस।
गवर्नेंस मतलब क्या है, जो यदि आपको सरकार तक कोई बात पहुंचानी है, कोई सरकार से बात होती है, तो आप इसको ट्रांसपेरेंट मतलब आप देखेंगे कहीं पर घूस लेने का काम होता है, तो लेकिन आप जो ऑनलाइन काम करते हैं, आप ऑनलाइन के माध्यम से आप सरकार से सीधी पहुंच कर सकते हैं। जैसा आपको सरकार तक कोई बात पहुंचानी है तो पहले आपको खुद जाना पड़ता था, लेकिन अब ई गवर्नेंस के माध्यम से आप सीधे लेटर के माध्यम से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मतलब कहने का जो सुविधाएं होती है उसको और अच्छी तरीके से और सटीकता से करने के लिए ई गवर्नेंस का प्रयोग किया जाता है। आपको सिर्फ इतना बात याद रखना है बस। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है। अभी आपने देखा जो IPv6 एड्रेस होता है उसको हम पढ़ कर आए हैं, वह होता है 128 बिट का, लेकिन जो आपका IPv4 एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 वो होता है आपका 32 बिट का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए सही आंसर होगा। यदि 6 पूछे तो वो होता है 128 बिट का, यदि 4 पूछे तो वो होता है आपका 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में DOS अटैक का क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें आपका जो DOS अटैक होता है आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है। तो साइबर सिक्योरिटी में जो आपका DOS अटैक होता है वह होता है सर्वर को ओवरलोड करके उसको बंद करना है। सर्वर को क्या करेगा, ओवरलोड कर देगा और उसको बंद कर देगा, तो यह होता है आपका DOS अटैक। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में व्यू प्रिंट लेआउट क्या दिखाता है। जो आपका व्यू प्रिंट लेआउट होता है आखिर वो क्या दिखाता है, वेब लेआउट, नॉर्मल, पेज लेआउट, प्रिंट लेआउट या आउटलाइन। तो पूछा गया है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा व्यू, आखिर कौन सा व्यू है जो प्रिंट लेआउट दिखाता है, तो वो होता है हमारा पेज लेआउट या प्रिंट लेआउट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है UIDAI किसके लिए जिम्मेदार है। तो आप कहेंगे आधार कार्ड से संबंधित हमें जो भी काम होता है, यदि हमें फ़ोन नंबर अपडेट करवाना है, कुछ भी आधार कार्ड संबंधित जो भी हमारे डाउट होते हैं सारे हमारे कहाँ पर क्लियर होते हैं, वो हमारे UIDAI वेबसाइट पर हो जाते हैं। तो आंसर होगा आपका आधार कार्ड मैनेज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो UIDAI वेबसाइट का प्रयोग होता है। UIDAI किसके लिए जिम्मेदार है, तो यह आपका आधार कार्ड के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सारी मैथ एंड क्लास की लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसे आप मोर पर क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। 1000 क्वेश्चन की, 1100 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की, 600 क्वेश्चन की, सारी क्वेश्चनों की आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप उनको देख सकते हैं। और सभी साथियों में आप ये वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल 40 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। पूछा गया है डिजिटल इंडिया में डिजी लॉकर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो डिजिटल इंडिया होता है इसमें डिजिटल लॉकर का मुख्य उद्देश्य होता है डिजिटल डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखना और शेयर करना। जो आपके डिजिटल डॉक्यूमेंट जैसे आपका हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, इंटर की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आजादी निवास हो गया, आप इन सभी को इसमें रख सकते हैं। ये आपके हर जगह मान्य होते हैं। यदि आप डिजी लॉकर में कोई भी अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वो सभी आपके वैलिड होते हैं, मतलब मान्य होते हैं। आप उनको पूरे इंडिया में कहीं पर भी आप दिखाएंगे तो वो आपके हमेशा वैलिड माने जाएंगे। जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास ओरिजिनल नहीं है लेकिन आपके डिजी लॉकर में वेरीफाई है, यदि आप पुलिस वालों को अपना डिजी लॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस दिखा देंगे तो वो आपका 100% वेरीफाई होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको ओरिजिनल आपका डुप्लीकेट है, क्योंकि डिजी लॉकर होता है वो आपका 100% आपका 100% सही होता है कि यह आपका ही डिजी लॉकर में है। क्योंकि आप डिजी लॉकर में किसी भी व्यक्ति का डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते हैं, तो वो होता है आपके डिजी लॉकर के माध्यम से आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं कि ये आपका 100% सिक्योर ही है कि आपका ही है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन टेस्ट को अपर केस मतलब होता है कि सारे लेटर को कैपिटल में लिखना, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो आप कहेंगे सारे लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए अपर केस का प्रयोग होता है, और सारे लेटर को स्मॉल में लिखने के लिए लोअर केस का प्रयोग होता है। और जो टेस्ट नाम का कुछ नहीं होता है, इसमें होता है प्रॉपर का मतलब होता है कि जो पहले में जो आप जैसे कोई मीनिंग लिख रहे होंगे तो वो क्या करेगा, पहले कोई मीनिंग है तो उसका पहला लेटर कैपिटल कर देगा, बकाया सारा स्मॉल कर देगा, तो वो होता है आपका प्रॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है NIC नेट किस संबंध, जो आपका NIC है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नेटवर्क, आखिर ये किस संबंधित है। तो यह आपका NIC का सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड मास्टर का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है
आखिर इसमें जो आपका स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड मास्टर होता है उसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड में कॉमन फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए। जो स्लाइड है, जितनी भी स्लाइड 10, 20, 50 जितनी भी स्लाइड है, सभी स्लाइड पर एक जैसी फॉर्मेटिंग डिजाइन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? स्लाइड मास्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ई वेस्ट मैनेजमेंट 3R का मतलब क्या होता है? जो ई वेस्ट होता है आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है कि जो ई वेस्ट होता है उसमें जो 3R होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है? तो 3R का मतलब होता है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। इसका मतलब होता है जैसे आपका जो ग्रीन कंप्यूटिंग के अंतर्गत आ जाता है कि आप उसमें ऐसी चीज़ यूज ना करिए जो आपके हानिकारक होती है, मतलब दोबारा से उसको जितने ज़्यादा यूज कर सकें उसको हमें यूज करना चाहिए, उसको फेंकना नहीं चाहिए। यदि किसी चीज़ का यूज कर रहे हैं तो उसका हमें यूज कर लेना चाहिए। मतलब रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल में मतलब उसका पुनः उपयोग करने की सोचनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण कौन सा है? जो क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण है वो है हमारा गूगल ड्राइव, क्योंकि आप जानते हैं जो MS वर्ड है वह हमारा एक एप्लीकेशन है और जे भी एप्लीकेशन है और ये भी हमारा एप्लीकेशन है। BLC, लिब्रे ऑफिस भी हमारे ये आपके क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो गूगल ड्राइव है वो किसका उदाहरण है? तो वो वो हमारे क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। और सिर्फ गूगल होता तो गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है और गूगल ड्राइव क्या है? तो ये हमारा एक क्लाउड स्टोरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या अर्थ है? जो आपकी साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर उसमें जो आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि इसमें 2 का मतलब हो गया 2 तो कहीं ना कहीं आपकी दोहरी सिक्योरिटी की बात की जा रही है। तो पासवर्ड के साथ साथ OTP या बायोमेट्रिक जैसी आपकी सिक्योरिटी वो होती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मतलब आपकी दोहरी सिक्योरिटी मतलब होता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है गवर्नमेंट पोर्टल उमंग ऐप किसके लिए प्रयोग होता है? जो आपका गवर्नमेंट पोर्टल उमंग ऐप है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो जो गवर्नमेंट पोर्टल उमंग ऐप है इसका प्रयोग होता है सभी गवर्नमेंट सर्विस को एक्टिव करने के लिए। एक्सेस मतलब सभी गवर्नमेंट सर्विस को एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका उमंग का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे और वहाँ से आप हेडर और फुटर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर खोला लिब्रे ऑफिस राइटर जी हमारा खुल चुका है और उसके अंदर आपको ये मिलेगा पेज। तो ये आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का पेज है। जो हेडर होता है वो हमारा ऊपर होता है। हेडर कहाँ होता है? हेडर ऊपर होता है। जो फुटर होता है वो हमारा नीचे वाला एरिया फुटर कहलाता है। याद रखेंगे हेडर कहाँ होता है? वो पेज का ऊपर वाला एरिया हेडर कहलाता है और पेज का नीचे वाला एरिया जी हमारा फुटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। आप इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से इसको लगा सकते हैं। RTGS की मिनिमम ट्रांसफर लिमिट क्या होती है? याद रखेंगे RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इससे आपको कम से कम 2 लाख रुपए, इससे कम से कम आपको कितने रुपए ट्रांसफर करने होंगे? कम से कम आपको 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे। यदि आप इससे कम करते हैं तो आप इसके माध्यम से इसका पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे आपका UPI है आप इसमें 1 रुपये भी 2 रुपये भी कर सकते हैं फोन पे, पेटीएम से। लेकिन यदि आप RTGS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो कम से कम कितने कर सकते हैं? कम से कम 2 लाख रुपए करेंगे। जैसे आपको किसी से दोस्त से पैसे मांगने हो तो आप उससे कहिएगा मुझे आप यदि पैसे भेजना ही चाहते हैं तो एक बार RTGS से भेज दीजिए। यदि वो RTGS से भेजेगा तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए भेजेगा, जो आपके लिए काफ़ी बैलेंस होगा। तो यदि आपको कोई कहे पैसे भेजना है तो आप कह दीजिएगा, फ्री में आपको कहे कि पैसों की बताओ दिक्कत हो तो आप कह देना एक बार RTGS से भेज दो, कम से कम भेज दो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। आप मिनिमम यदि वो RTGS के माध्यम से भेजेगा तो कम से कम 2 लाख रुपये तो भेजेगा ही भेजेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही आंसर होगा। ऐसा करना नहीं है, ये मजाक की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा नहीं तो आपको जो 1500 रुपये लिए होगा तो वो भी नहीं देगा फिर बाद में। पूछा गया है ईमेल में BCC का मतलब क्या होता है? तो ईमेल में BCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखेंगे जो ईमेल होता है उसमें BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी और यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है CC। तो ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ईमेल में CC का अर्थ होता है कार्बन कॉपी और BCC का अर्थ क्या होता है? तो BCC का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो पूछा गया है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका प्रयोग होता है छुपाकर कॉपी भेजने हेतु BCC का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में जो F12 फंक्शन की कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो आपके लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो F12 शॉर्टकट कुंजी होती है, फंक्शन की कुंजी होती है, इसका प्रयोग होता है बुलेट्स एंड नंबर लगाने
लगाने के लिए F12 कुंजी का प्रयोग करते हैं। आपसे पूछ सकता है कि कीबोर्ड में कुल कितनी फंक्शन कुंजियाँ होती हैं, तो फंक्शन कुंजियाँ होती हैं टोटल 12, F1 से लेकर F12 तक, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12। टोटल फंक्शन कुंजियाँ 12 होती हैं। जो F1 होती है वो आपकी हेल्प की होती है, उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्प्रेडशीट में आपके सामने एक राउंड फंक्शन दिया हुआ है। आखिर इस राउंड फंक्शन से मतलब क्या है, ये आप देखिए 54 लिखा हुआ है, सबसे पहले हमारा 54 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 5 के साथ, उसके बाद लिखा हुआ है 2, तो मतलब हमारा 54 तो जाओगे तो आएगा। और जो बाद में देखेंगे, बाद में सबसे बाद में क्या रखा हो 2, हमें सिर्फ 2 वैल्यू लेनी है बात की। तो आप देखेंगे 5 और 6 लिखा हुआ है, तो 5 और 6 आप देखेंगे राउंड फिगर चलता है। राउंड फिगर मतलब होता है जैसे यदि हमारी वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो हम आगे वाली वैल्यू लेंगे, और यदि 5 से कम है तो हम उसी वैल्यू को रख देंगे। जो हमारी दूसरी वैल्यू हमें क्या लगे, कॉमा के बाद 2 लगा हुआ, तो हमारे 54 तो हमने जाओगे तो लिख दिया। डॉट के बाद देखेंगे 2 वैल्यू चाहिए, तो लिखा हुआ 56 7, मतलब 5 6 7। तो आप देखो 5 6 लेंगे, लेकिन आप देखेंगे बाद में 7 है, तो आप इसको क्या करेंगे 6 को 7 कर देंगे उसके राउंड फिगर में, क्योंकि आप देखेंगे जो 67 है वो हमारा कहाँ 50 से ज़्यादा है। तो आप देखेंगे आंसर क्या होगा आपका 4.57 ऑप्शन नंबर आपका सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है भारत सरकार का ई श्रम पोर्टल किसके लिए शुरू किया गया था। जो भारत सरकार का ई श्रम पोर्टल है आखिर वो किसके लिए शुरू किया गया था, तो भाई आपका असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शॉर्टर व्यू का कार्य क्या है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें जो आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है उसका प्रयोग होता है स्लाइड का क्रम बदलने के लिए। स्लाइड का क्रम बदलने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो स्लाइड का क्रम बदलने के लिए स्लाइड शॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर है आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फिशिंग अटैक का उद्देश्य क्या होता है, तो फिशिंग अटैक का उद्देश्य होता है झूठे ईमेल द्वारा निजी जानकारी चुराना, ये आपका फिशिंग अटैक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म जानेंगे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आखिर उसमें जो आपका BR टैग होता है, BR टैग का प्रयोग किसके लिए होता है, तो BR टैग का प्रयोग होता है लाइन ब्रेक के लिए। जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन ब्रेक करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं, तो आप कहेंगे हम एंटर कुंजी प्रेस करते हैं तो हमारी नई लाइन आ जाती है। यदि आप HTML में नई लाइन लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी टैग का प्रयोग करना होगा, उसके लिए आपको टैग BR का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है ट्रिपल परीक्षा में URL का सही रूप क्या है, तो जो ट्रिपल परीक्षा में आपका URL का देखेंगे, जो तो URL होता है सबसे पहले आप HTTPS होता है, उसके बाद डबल स्लैश होते हैं www.google.com। तो ये आप जैसे क्लिक करेंगे तो वो क्या खुल जाएगा आपका जैसे आप इतना सर्च करेंगे तो वो आपका गूगल खुल जाएगा। जो HTTPS होता है इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की जो उमंग ऐप है आखिर किस संबंधित है, तो भारत सरकार की जो आपकी उमंग ऐप है ये आपके सभी सरकारी सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना या लाना, ये आपका उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य होता है। और यह क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में Ctrl+Shift+N शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ए डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल के लिए, टेक्स्ट कॉपी करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए, या पेज नंबर डालने के लिए। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है और टोटल बताना है कि टोटल 40 क्वेश्चनों में से जो 39 क्वेश्चन हुए हैं उतने में से आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन सभी साथियों में वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और जो मैराथन क्लास मैंने बताई है आपको 600 क्वेश्चन की, 1000 क्वेश्चन की, 500 क्वेश्चन की, 1100 क्वेश्चन की, आपको मैराथन क्लास को जरूर कवर कर लेना है जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगी। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक कि आप तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू, टेक केयर, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।